खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में पूर्व नियोजित थी चुनाव के बाद की हिंसा, पहले से प्लान की गई थी हिंसा। बड़े माफिया और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने इस हिंसा को अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर रिपोर्ट आई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देश के गृह राज्य मंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक बदला थी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हुई हिंसा। दरअसल में 2 मई की रात से अलग अलग शहरों और गांव में हिंसा हुई थी, जिसको लेकर अब कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देश के गृह राज्य मंत्री को सौंपी है और उसी रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि पहले से प्लान किया जा चुका था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा को अंजाम दिया जाएगा, किन लोगों को हिंसा का शिकार बनाया जाएगा, ये आइडेंटिफाई किया गया था। आरोप ये लगा है इस रिपोर्ट में कि जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया है उनको निशाना बनाया गया है। हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल में इस रिपोर्ट में कहा क्या कुछ गया है, वो कौन सी खास बात है जो इस रिपोर्ट में कही गई है। पहली बात, पूर्व नियोजित थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा। 2 मई की रात से अलग अलग शहरों और गांव में हिंसा की गई थी, पहले से प्लान की गई थी चुनाव के बाद की हिंसा। बड़े माफिया और हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने हिंसा को अंजाम दिया था। राजनीतिक बदला थी पश्चिम बंगाल की ये चुनाव के बाद की हिंसा, जिसके जरिए डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की गई। जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें मारा गया, कामगार लोगों को टारगेट किया गया, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित लोगों को पुलिस में शिकायत न करने की धमकी दी गई। पीड़ितों को थाने में बुलाकर शिकायत न करने के लिए कहा गया। लोगों से जबरन आधार कार्ड और राशन कार्ड वापस लिए गए। एक विशेष राजनीतिक दल को सपोर्ट न करने की हिदायत दी गई। तो ये 13 बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं और इन बातों का मतलब क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लिहाज से ये समझना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को सौंपा जा चुका है देश के गृह राज्य मंत्री को और अब इस रिपोर्ट के बाद आगे की सियासी तस्वीर क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रियंका टिवरेवाला जी हमारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता बादल देवनाथ साहब हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल का वार पलटवार भी दिखाते हैं। 2 मामले, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आमने सामने। ये सुनिए जरा। एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था। हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य से परे है, कोसों परे है। Everyone in the Hawala case who was charge-sheeted has been acquitted. Your governor was not charge-sheeted. Never charge-sheeted. चलिए सबसे पहले बादल देवनाथ साहब का रुख करते हैं। टीएमसी के नेता हैं, अक्सर उनकी शिकायत रहती है कि उनकी बात कही नहीं जा रही है, लेकिन बादल देवनाथ साहब, ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो देश के गृह राज्य मंत्री को सौंपी गई है, क्या आपको इनकार है इन सब बातों से? क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें झूठी हैं, बेबुनियाद हैं? बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको जो आपका जो सवाल था, मैं उनसे ऊपर कोई एक लाइन टिप्पणी देना चाहता हूं। जिन लोग टीएमसी को वोट नहीं दिया उन लोगों के ऊपर हिंसा हो रही है। आपने जो कहा साल मैंने सुना, मैं आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्ट्री दफ्तर को कहना चाहता हूँ, जो लोग वोट देते वो क्या सीसीटीवी में कैमरा आप लोग किया है? बंगाल के कोई लोग, कोई रिपोर्टर, कोई रिटर्निंग ऑफिसर कुछ किया? रिपोर्टर कौन लोग कौन के ऊपर वोट दे रहा है, कहां पर वोट दे रहा है, मशीन के ऊपर कहां डाल रहा है वोट दे रहा है, तो कोई देखता है? बादल देवनाथ साहब, आप अनुभवी नेता हैं, आप अपने इलाके में 100% जानते होंगे कि कौन से गांव, कौन से मोहल्ले, कौन सी गली से वोट मिलती है, नहीं मिलती है। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उनके पास सारी जानकारी होती है। ऐसे सिरे से तो खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात को पता होता है हर नेता को, कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कौन सी बेल्ट है जहां से वोट मिलेगी, वो कौन सी बेल्ट है जहां से वोट नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी आप सही कहा आपने। कौन सा इलाका में कौन सा लोग कहां पर कौन भाजपा कर रहे हैं, कौन भाजपा वर्कर्स है,
कौन भाजपा लीडर है, ये पहले से ही हम लोगों को, हम लोग को भाजपा को पता चलता है कौन टीएमसी करता है कौन टीएमसी नहीं करता, सबको पता चलता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता चलता है। लेकिन जो रिपोर्ट आपने कहा, रिपोर्ट सारा होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय को जो दिया गया है, जो लोग वोट नहीं दिया उनके ऊपर हिंसा हुई है, आपने जो सवाल जो रिपोर्ट दिया उसके रिपोर्ट के ऊपर जो सवाल आपने पूछा उसके ऊपर मैं आंसर अंतर सिर्फ इतना है कि कान ऐसे न पकड़ के आप ऐसे पकड़वा रहे हैं। बात तो वही है, जो लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े नहीं दिखे उनको चुनावी हिंसा का शिकार बनाया गया। आप भी ये बात मान रहे हैं कि ऐसे कहना चाहिए था, रिपोर्ट में अलग तरीके से कहा गया। अंतर सिर्फ इतना है। मैं आपके पास आऊंगा, बादल देवनाथ, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। प्रियंका टेवड़ेवाल, इस रिपोर्ट के आने के बाद आगे की तस्वीर क्या? और एक कार्यकर्ता आपसे ये पूछना चाहेगा कि क्या सिर्फ इसी तरीके से रिपोर्ट आती रहेगी, निंदा होती रहेगी, आलोचना होती रहेगी, सियासत होती रहेगी? क्या सिर्फ यही करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सब कुछ सिंबॉलिक? बिल्कुल भी नहीं। जो भी स्टेप लेना चाहिए वो बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि मैं कहती हूँ राजनीतिक विरोध और प्रतिशोध दोनों में बहुत फर्क होता है। आप विरोध कर सकते हैं, मगर राजनीतिक प्रतिशोध जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए शोभा नहीं देता किसी भी सरकार को। और ये मैं नहीं कह रही, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसकी जांच कर रही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार कमीशन। हर किसी को ये अधिकार है, चाहे आप वोट दे या नहीं दे। लेकिन आपने अभी बादल देवनाथ को सुना, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसी को शिकार नहीं बनाया गया। तो इन्होंने कोर्ट में ये बात तो बहुत बेशर्मी से इन लोगों ने, ठीक है, मैं आपकी जगह मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन बंगाल हिंसा की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सदस्य निर्मल कौर, जो कि झारखंड की पूर्व डीजीपी रह चुकी है, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, जरा वो दिखाते हैं। कॉल फॉर जस्टिस ने गृह राज्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पूर्व डीजीपी झारखंड हमारे साथ निर्मल कौर बात करने के लिए। मैम, 25,000 हमले, 16 जिले, जिसमें 7,000 हमले महिलाओं पर, किस तरीके से आपने देखा वहाँ की स्थिति, खासतौर पे महिलाओं के लिहाज से देखी, क्योंकि बंगाल तो वो राज्य है जहाँ महिलाओं के सम्मान को सम्रांत मान रहे हैं। सुनते तो है कि जो संस्कृत का हमारा दोहा है कि यत्र नारेस्तु पूंजते रमत्रे तंत्र देवता, ये बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित दोहा है, हर कोई कहता है। पर जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि महिलाओं को एक भोग्य वस्तु की तरह से या एक आतंकित करने की वस्तु की तरह से महिलाओं को प्रयोग किया जा रहा है। महिलाओं के स्त्री धन छीन लिए, जैसे गाँव में एक ही चापाकल उखाड़ के ले गए। महिलाओं पर फिजिकल रेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ या बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ, एक 60 साल की बूढ़ी औरत थी, उनको रेप किया गया उनके पुत्र के सामने। तो ये मतलब ये एक बहुत भावनात्मक एक ऐसा आतंक है जो कि आप किसी को परेशान करने के लिए और उसको चाहते हैं कि वो किसी काम का न रहे, उसकी पूरी डिग्निटी खत्म हो जाए, उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाए, वो अपने मन से कभी अपना राजनीतिक पार्टी तक चूज ना कर पाए। मैम, अब बंगाल के लिए भद्र पुरुष कहा जाता था, आपको लगता है कि भद्र पुरुष की हरकतें हो नहीं सकती? हो सकता है ये बांग्लादेशी हो सकता है म्यांमार के रोहिंग्या हो। इनफैक्ट कमेटी ने यही पाया कि ये, क्योंकि ये भद्र लोग वहाँ रहते हैं और वैसे भी बंगाल की जो संस्कृति है सबसे समृद्ध संस्कृति है। मैं पंजाब से आती हूँ और हम लोग अक्सर मतलब सबसे ज़्यादा एडमायर करते थे बंगाली संस्कृति को। उनका जो कल्चर है, उनकी जो हेरिटेज है, वो सबसे समृद्ध है देश में। तो ये बंगाली मानसिकता नहीं है इस तरह से नारियों को आतंकित करना, नारियों को प्रताड़ित करना, नारियों को तंग करना। ये बंगाल की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये कोई बाहर की संस्कृति है जो चली आ रही है। और क्योंकि पड़ोस बॉर्डर है, बाहर से लोग आ रहे हैं और वो एक तरह से ये गुंडापनी कर रहे हैं, गुंडा राज किस्म का एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो तो कर ही रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन एकदम मूक दर्शक बना है। मूक दर्शक ही नहीं बना, कई जगह सपोर्ट कर रहा है उनको। आपकी जन्मभूमि पंजाब है, पंजाब में आतंकवाद हिंदुस्तान ने देखा, आप झारखंड में आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि में देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर भी देखा। ऐसी हालत, पश्चिम बंगाल जैसी हालत कहीं और नजर आती है पूरे देश में, कश्मीर से लेकर? नहीं, फिजिकल वायलेंस चाहे उधर और ज्यादा रही हो, मतलब भौतिक रूप से मतलब जो हिंसा है शायद ज्यादा हो रही हो इतने सालों में, इतने डेकेड्स में, पर इमोशनल वायलेंस जो है और स्पेशली जो महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ित करने का जो जज्बा है या जो प्रताड़ित किया गया, आतंकित किया गया, वो। सुबीर भौमिक सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बादल देवनाथ, सुना आपने, ये एक महिला हैं, डीजीपी रह चुकी हैं और अपने अनुभव के आधार पर बता रही हैं कि पंजाब, झारखंड, देश के बाकी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ ऐसा अत्याचार कहीं नहीं देखा जैसा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में देखा है। अफसोस है कहीं आपको? जिम्मेदारी आप मानते हैं अपनी, जवाबदेही मानते हैं अपनी?
क्या स्वीकारेंगे आप कि हाँ हमसे अपराध हुआ है? उनका बात मैंने सुना, आप भी सुना, न्यूज नेक्स्ट के माध्यम से पूरा देश भी सुना। क्या कहा? बंगाल की ये संस्कृति नहीं है, ये बंगाल के लोगों ने बाहर के किसी लोग ने यहाँ पर बंगाल के संस्कृति का नष्ट कर रहा है। खुद कहा उन्होंने, बंगाल के बाहर के लोग कहा है, बंगाल के लोग नहीं कहा। अरे बंगाल के लोग नहीं तो क्या मतलब यूपी और बिहार के लोग कह रहे हैं? वो कह रही है कि ये रोहिंग्या तो नहीं है, वो कह रही है कि ये कहीं अवैध बांग्लादेशी तो नहीं है, और यही तो आरोप आपके ऊपर लगता रहा है बादल देवनाथ। आप समझ नहीं रहे स्थिति को। अरे आपको क्या जलन हो रहा है? कौन बाहरी? उन्होंने कहा, मैडम खुद कह रहा है। कौन बाहरी? मैडम खुद बैन कर रहा है। बादल देवनाथ कौन बाहरी? और अगर बाहरी भी है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य के डीजीपी की, राज्य के पुलिस की, या बाहरी लोगों की? अरे आपको तो जलन हो रहा है। जो अधिकारी ने कहा उनका बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बाहर अफसोस की बात है बादल देवनाथ की नेताओं को शर्म तक नहीं आती है। माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, आपसे परिपक्व नेता की उम्मीद की जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह कि आपको शर्म तक नहीं आती है। आप मानते भी नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई है, फेलियर रहा है कहीं पर। सुबीर भौमिक सर, बादल देवनाथ, आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सर, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी समझ सकता हूं, आप बोल नहीं सकते इस बात को। आपके अंदर इतनी राजनीतिक हिम्मत नहीं है कि आप कहें कि हमसे अपराध हुआ है। सुबीर भौमिक सर, इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत किस तरीके के आने वाले वक्त में आपको नजर आती है, और क्या आपको लगता है कि वाकई स्टेट गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है पोस्ट इलेक्शन वायलेंस पर? सुबीर भौमिक सर, यहां मैं जो कहूंगा वो ये है कि ये रिपोर्ट को लेकर जो कश्मकश है, पॉलिटिकल जो लड़ाई है, और स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तृणमूल वर्सेस बीजेपी, ये आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट के ऑथेंटिसिटी वगैरह को लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज, थोड़ा मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन हमें भी करना आता है। ये रिपोर्ट जिस तरह से, जिस स्पीड से किया गया है, और इतने सारे केसेस का एक आपने किसी से बात करके एविडेंस लिया, उसका क्रॉस चेक करना, इतना जल्दी में ये नहीं हुआ है। जो इल्जाम आया है कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो गया है, उसको सही मानकर ये रिपोर्ट तैयार हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, अल्टीमेटली ये रिपोर्ट को मैं उतना अहमियत नहीं दूंगा। इसमें एक ही चीज मैं कहूंगा कि इसको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जंग का एक नया क्षेत्र बन चुका है। एक ये तीन जगह लड़ाई होगा जी। एक ये रिपोर्ट को लेकर जो बंगाल को बदनाम करने का, बंगाल में ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेलियर है, ये नैरेटिव जो पहले से बिल्डअप हो रहा था बंगाल सुबीर भौमिक सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। क्या ये सिर्फ नैरेटिव है या वाकई ऐसा हुआ भी है पश्चिम बंगाल में जिसको मानना चाहिए? पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं सर। बंगाली में एक बात हम कहते हैं, जहां रोटे था कीचू बोटे, कुछ तो हुआ है। यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है। बट जिस तरह से बड़ा चढ़ाकर बंगाल को कश्मीर या आतंकवादी स्टेट के साथ एक दर्जा दिया जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव बिल्डिंग है, एक नंबर। दूसरा नंबर है, गवर्नर साहब हमारे नॉर्थ बंगाल का दौरा कर रहे हैं, और वहां के बीजेपी लीडर बंगाल को तोड़कर नॉर्थ बंगाल को एक अलग स्टेट या एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने का जो चक्कर कश्मीर का नैरेटिव बिल्डिंग, और कि कश्मीर जैसा बंगाल हो चुका है, ये नैरेटिव बिल्डिंग इसलिए हो रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि नैरेटिव है, कुछ हकीकत है, उसको कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मेरा बात नहीं सुन रहे हैं आप पहले, लेकिन यू आर कमिंग टू योर ओन कंक्लूजन। बादल देवनाथ सुन लीजिए, सुबीर भौमिक साहब कुछ कह रहे हैं, हंसिए मत, सुन लीजिए पहले। सुबीर सर कहिए, बादल देवनाथ सुन तो लीजिए। नॉर्थ बंगाल को अलग एक यूटी करने का जो कश्मीर में किया गया है, वो फॉर्मूला बंगाल में भी करने का कोशिश होगा। वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी किसी जमाने में, प्रियंका टिवरेवाल, नैरेटिव कहीं ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी। ये सीधी सी बात ये है, जहां एक साथ पोते के सामने नंगा किया जाता है, जहां किसी के पति के ऊपर वार किया जाता है, और उसकी इज्जत को एक बार पूछिए, ये जुबा नेत्री को एक बार पूछिए, बंगाल में बंगाल को राजीव गांधी के जमाने में भी ये नैरेटिव मूवमेंट को बंगाल में भाजपा के लोग, भाजपा के एमपी फिर हारने के बाद जलन के बाद बंगाल को 4 हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है कि नहीं, इनको बोलिए।
और इसका साजिश पूरा गृह पूरी जो मंत्रालय है से आ रहा है, राज्यपाल खुद पूर्व साजिश नियोजित कर रहा है साजिश और करने की राज्यपाल इन कोशिश लोगों कर को, रहे हैं। इनका एमपी एमएलए को बोल रहा है कि तुम देखिए, लोग गवर्न- आंदोलन करो, बंगाल को कर रहे हैं। 4 हिस्से अरे में कोई बांटो, भी काम नहीं कर रहा, तो एक आपसे ये- गोरखालैंड, एक नॉर्थ बंगाल, आपकी एक साउथ ड्यूटी आप- बंगाल, एक जंगल में। अरे बादल देवनाथ, कहाँ पश्चिम बंगाल के बंटवारे पर पहुंच गए सर? सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर है, सवाल तो पोस्ट रिजल्ट वायलेंस पर है। बादल देवनाथ एक बात बताइए, तपस मैं आपके पास भी आऊंगा। बादल देवनाथ सुन लीजिए, बादल देवनाथ सुन लीजिए, बादल देवनाथ सुन लीजिए। एक और मामला है एनएचआरसी का। एनएचआरसी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से सवाल जवाब कर रही है, स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपको लौटा दिया जाता है, वापस आप पहुंचे पश्चिम बंगाल। एनएचआरसी की रिपोर्ट जो सामने आएगी, अगर उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो क्या आप उसको भी कटघरे में खड़ा करेंगे? कैसे मीट करते हैं? बादल देवनाथ, मैं उससे पहले आपको कहना चाहता हूँ, एनएचआरसी की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा करेंगे क्या? बिल्कुल सवाल चार्जशीट खड़ा के हो। रिपोर्ट क्यों नहीं करूंगा? कोई जो methodology है, उस पे सवाल बिल्कुल आएगा। चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। विरोधियों के ऊपर उंगली तो रहता है। एक narrative तैयार हो रहा है बंगाल को बंटवारा करने के लिए। तो सवाल पूछेगा, कश्मीर बिल्कुल वाला सवाल मॉडल पूछेगा। यहाँ लाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ भी आएगा। सोचेगा था वो विरोधी जो रहता है वो सवाल पूछेगा। वहाँ बीजेपी कुछ का नहीं कर प्रियंका टिवड़ेवाल, क्या राज्य के टुकड़े करना चाहते हैं आप, इसलिए इस तरीके का माहौल बना रहे हैं? बंगाल को टुकड़ा करने का साजिश का अंजाम प्रियंका क्या है? टिवड़ेवाल, बहुत संक्षेप में मुझे अपने सहयोगी के पास जाना है। देखिए सुधीर जी क्या बोल रहे हैं, संभाल नहीं देखिए पाया सुधीर जी बंगाल क्या का बोल रहे हैं। बंगाल को एक बांग्लादेश सांसद में जाना समझने चाहिए। देंगे। हम नहीं होने देंगे कि बांग्लादेश करके देख लीजिए। इसके ऊपर चर्चा और बंगाल के जो पूरा बंगाली हैं, वो अत्याचार बहुत कर रहा है, बहुत पूरा हिंद का अत्याचार कर रहा है, ठीक है। अत्याचार कर रहा है। अमित शाह ठीक है, माफ कीजिएगा सुबीर सर, आपको रोक रहा हूँ। बादल देवनाथ शांत। तापस हमारे सहयोगी हैं। तापस, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और तब से लेकर अब तक लगातार जो हिंसा देखी गई है वो आप भी लगातार कवर करते रहे। बादल देवनाथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, किसी को निशाना नहीं बनाया गया, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सब कुछ गलत है, उस रिपोर्ट को ही, कमेटी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये नैरेटिव बिल्डिंग है। क्या ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है? जी देखिए, इसका दो पहलू हैं। एक तो घटनाएं तो हुई हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक वायलेंस पश्चिम बंगाल में नया नहीं है, इस बार कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। जहां पर तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रही है कि कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने बाकायदा ये कहा था, जब कोर्ट के पास गई थी राज्य सरकार कि एनएचआरसी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात कोर्ट कर रही थी, तो उस पर स्टे ऑर्डर दिलाने के लिए, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि 541 केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आया और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक भी केस नहीं आया। यानी आप कहना चाहते हैं कि स्टेट में कभी भी कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो आपसी रंजिश था, इसमें कोई राजनीति नहीं थी। ये स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड है जो लोगों तक एक गलत सिग्नल पहुंचा रही है। दूसरी बात, अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी जिस तरह से हमलावर है तृणमूल कांग्रेस पर, कहीं ना कहीं वो बाहरी जो डिबेट इलेक्शन के समय देखने को मिला था, कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस इनकैश करके ये चुनाव जीत चुकी है। तो ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को एक आतंकी स्टेट का जो एक दर्जा देने की जो कोशिश अलग अलग लीडर्स ने जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, ये अगर आप बंगाली कल्चर को देखें, बंगाल के लोगों को देखें, ये लोगों तक बहुत गलत संदेश पहुंचा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंतर है। कमेटी के सदस्य को सुना आपने, भी हमारे सहयोगी राहुल डवास बात कर रहे थे, उस सदस्य ने भी ये कहा कि देखिए साहब, ये पश्चिम बंगाल की कल्चर बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने हिंसा की है, ये हो सकता है कि वो या तो अवैध बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, वो पश्चिम बंगाल के लोग नहीं है। अवैध बांग्लादेशी वैसी नहीं, हिंसा यही होता है बंगाल में। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2006 में जब 71 में बांग्लादेश नहीं बना था, 2006 में जब चुनाव जीत सुबीर सर आता हूं मैं आपके पास, सुबीर सर मैं आपके पास आता हूं। 2006 में जब जी तपस, 2006 में जब लेफ्ट पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार पे आई थी, लेफ्ट पार्टी का भी यही रवैया रहा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन में थे और उनका पार्टी कहीं भी अपोजिशन बनने के लायक नहीं था। लेकिन आज बीजेपी कई ज़्यादा सीटों के साथ आज अपोजिशन पर सीट पर बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल सोच है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अकड़ हमने देखी थी लेफ्ट गवर्नमेंट के समय, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिस तरह से बात करते थे जीतने के बाद, वही रवैया कहीं ना कहीं तृणमूल का
का देखने को मिल रहा है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। तभी लंबा अरसा है, 5 साल बिताना है, कहीं ये बूमरंग होकर तृणमूल कांग्रेस के घर तोड़ने का वजह ना बन जाए। सुबीर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सुबीर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। और एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी पॉलिटिकल गोल करेगी, राजनीतिक रोटियां सेकेगी, जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान देखेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है या वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के नतीजों के बाद वाकई वायलेंस हुई है जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हुआ है ममता बनर्जी के? देखिए, मैं 3 चीज बोलूंगा और मैं ये आपसे ये कहूंगा कि मैं जब बोलता हूं बीच में कोई ना बोले। एक चीज है, बंगाल में ये पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर नया नहीं है। जब बांग्लादेश नहीं बना था 1971 में, हम लोग स्टूडेंट्स थे, कांग्रेस कम्युनिस्ट का जो लड़ाई हुआ, बरानगर मैसेकर वगैरह हुआ, पॉलिटिक्स को लेकर मारपीट बंगाल में, उस जमाने में सिद्धार्थ शंकर राय ने जिस तरह से वायलेंस करवाया था वो सब हम देख चुके हैं। पहले लेफ्ट ने किया, उसके बाद उसका जवाबी हमला जो सिद्धार्थ शंकर राय का गवर्नमेंट ने किया। तो ये सब नया चीज नहीं है, कोई बांग्लादेश तब बना भी नहीं था। ठीक है, ये बंगाल में, दोनों बंगाल में, बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर रहा है जी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और जो वायलेंस हुआ है यहाँ इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, वो हकीकत है। बट उसको जिस तरह से, जिस दिशा में लिया जा रहा है, जो एक्सेस बात कह रहे हैं ना ये लोग, ये इंक्वायरी कमेटी वाले, ये डीजीपी साहब आपके, जो एक्सेस है, हमको, हमारे पास एक ट्रेनिंग हमारा है, 30 साल हम बीबीसी में घास नहीं काटे हैं, कि वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द व्हीट एंड द सैप। कौन सा गेहूं है और कौन सा भूसा है वो निकालना हम जानते हैं। ये जो एक्सेसिव जो बात ये कह रहे हैं ना, एक चीज आप देख लीजिए, हजारों केसेस ये कमेटी ने सबको मीट कर लिया, सबको मीट करके सबका इल्जाम लेके, एलिगेशन लेके, उस पर क्रॉस चेक इतना जल्दी हो गया जी। क्या बकवास करते हैं, 5 केस संभालने में पुलिस को सालों साल लग जाता है। तो ये जो है, जिसने जो शिकायत किया बीजेपी की तरफ से करवाया भी गया, उसको ये लोग हकीकत मान के एक इतना बड़ा 5000 केस, 10,000 केस दिखाने का, यही मैं कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज नैरेटिव बिल्डिंग है। और दूसरा तरफ गवर्नर साहब और बीजेपी के लीडर कह रहे हैं नॉर्थ बंगाल को अलग करो क्योंकि वहां बीजेपी का अच्छा नतीजा हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो कश्मीर में तोड़ फोड़ का मॉडल जो मोदी सरकार ने दिखाया है। सर, ये बात आप पहले कह चुके थे, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक अलग इमेज बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल की। सुबीर सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका टिमरेवाल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहे, बढ़िया बोल रहे हैं, टीएमसी के और बुला लीजिए, लेकिन उससे हकीकत जो है वो बदलेगी नहीं। हकीकत जो है वो यही है कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ वायलेंस को हवा दिया था, ये लोग थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। अब आप गोरखालैंड बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, सही बात ये है कि सरकार यहाँ असफल है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। बाहर ही करे या भीतर ही करे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और वो केंद्र है। और एनसीआरसी की बात ये रही कि उनको आपको सफाई देने की दरकार नहीं, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी जी। कोर्ट, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री को सौंपी जा चुकी है और अब रिपोर्ट का इंतजार है एनएचआरसी की, वो किस तरीके की फाइंडिंग्स के साथ अदालत में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। बादल देवनाथ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा आपसे जरूर करेंगे। या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।